नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इसका 2 सेशन आपके पास पहुंच गया है बहुविकल्पी प्रश्नों का। ये लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख परिणाम लिखिए। अब पहले तो आपको ये समझना है कि क्रांति हुई ही क्यों। ये तो जो आपकी स्क्रीन पर है इसको तो आप पढ़ेंगे ही, पर उत्तर ज़्यादा में देना है, उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। अपना दिमाग लगा के आप नोटबुक में लिखेंगे, याद करेंगे। ये नहीं कि 4 लाइन से आपका उत्तर पूरा हो गया। तो फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण या प्रमुख परिणाम, तो देखिए, फ्रांस में जब लुई 16वां राजा गद्दी पर बैठता है, खजाना खाली है, उसकी शादी होती है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से। वो भी एक बहुत खर्चीली औरत थी। जनता भूखों मर रही थी। जनता बार बार राजा से रोटी मांगती थी, रानी से रोटी मांगती थी, और राजा रानी को रोटी का मोल ही नहीं पता था। उनका कहना था जाके केक खा लो। तो इस सब के परिणाम स्वरूप 1789 में फ्रांस में एक क्रांति होती है। इस क्रांति में तीसरे वर्ग का नेतृत्व एक फ्रांसीसी पादरी करता है। अब वो लेके पहुंचता है टेनिस कोर्ट मैदान में। वहाँ पे शपथ ली जाती है कि राजा के खिलाफ यहाँ पे क्रांति करेंगे, राजा को गद्दी से हटा दिया जाएगा। और वहाँ से जाते हैं बास्तिल जेल पर, वहाँ पे उसको ध्वस्त कर देते हैं। और इस टेनिस कोर्ट की शपथ का नेतृत्व करता कौन था? मिराबो नेतृत्व करता है। 14 जुलाई को बास्तिल का पतन हो जाता है। इस पतन के फलस्वरूप यूरोप में गणतंत्र की स्थापना में पहला कदम उठा लिया जाता है। गणतंत्र की तरफ यूरोप बढ़ता है। राजा को गद्दी से हटा दिया जाता है। 1793 में राजा को फांसी दे दी जाती है, गिलोटीन पे चढ़ा दिया जाता है। गिलोटीन का क्या है मतलब? गिलोटीन एक मशीन है जिस पर किसी भी व्यक्ति का सर रख दिया जाता है और काट दिया जाता है। तो 1793 में लुई 16वां उनकी पत्नी मेरी एंटोनेट को गिलोटीन पे चढ़ाकर उनका सर काट दिया जाता है। राजा गद्दी से हट गया, उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हो गई। 1789 की जो खूनी संघर्षों का दौर चला, उसमें एक सैनिक उभर कर आता है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट उसके पिताजी का नाम था। ये नेपोलियन बोनापार्ट उभर कर आता है 1797 में। रूस पर, इटली पर सब आक्रमण करता है और वहाँ फिर से वो तानाशाही स्थापित करता है, दास प्रथा बहाल करता है। 1804 में नागरिक संहिता लाता है, जिसको नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। उसके बाद में 1815 में जब वो भी तानाशाही स्थापित किया, गणतंत्र को ध्वस्त किया, तो 1815 में जिन राष्ट्रों के ऊपर आक्रमण करता है वो लोग वाटरलू नामक स्थान पर उसका पतन कर देते हैं। और आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति 1830 में होती है। इस क्रांति के फलस्वरूप लुई फिलिप को शासक बनाया जाता है। 1843 में फ्रांस में सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, जनता भूखों मरने लगती है।
वहाँ पर भी फिर से क्रांति होती है 1848 में। इस क्रांति के बाद लुई फिलिप भी गद्दी छोड़कर भाग जाता है और फ्रांस में असली गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। तो चलिए, जो आपके सामने लिखा है वो तो लिखेंगे, पर व्याख्या कम से कम 2 पन्ने से कम नहीं करना है। जैसा बताया हूँ ऐसा व्याख्या करेंगे तो 2 पन्ना आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की सामाजिक दशाओं का वर्णन कीजिए। देखिए, ये जो आपके सामने ये उत्तर लिखा है इसको तो ध्यान देंगे ही, पर फ्रांस की सामाजिक दशा क्या थी? समाज 3 वर्गों में बटा था। प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस, तृतीय स्टेटस। प्रथम और द्वितीय में 300 सदस्य होते हैं। तृतीय स्टेटस में 600 सदस्य होते हैं, जिसमें पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और वकील, डॉक्टर, कृषक, श्रमिक ये तीसरे वर्ग में आते हैं। अब ये 2 वर्ग में 300 सदस्य हैं, तीसरे वर्ग में 600 सदस्य हैं। ये समानता की मांग करते हैं और वहाँ पे इनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। मिराबो इनके पक्ष में आता है, जो एक पादरी था, और इनके पक्ष में शासन से, प्रशासन से लड़ाई लड़ता है। इसमें पादरी वर्ग समाज के तीसरे वर्ग को निम्न दृष्टि से देखता है। उनके लिए खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है या नहीं, और पादरी वर्ग ऐशो आराम और विलासतापूर्ण जीवन जीते हैं। कुलीन वर्ग विलासतापूर्ण जीवन जीता है। लुई 16 उसकी पत्नी बग्घी पर एक बार जा रहे थे। वहाँ के समाज ने, वहाँ के नागरिक ने उनसे पाव रोटी की मांग की, तो उनकी रानी एंटायनेट बोलती हैं कि पाव रोटी के खाओगे, जाके केक खा लो। उनको सामाजिक दशा, वहाँ के नागरिकों की दशाओं का, जो वहाँ के ग्रामीण रहते थे, उनके घर परिवारों का, उस राजा रानी अपनी जनता की इच्छाओं और उनकी दशाओं का उनका कोई ज्ञान नहीं था, और इस कारण से फ्रांस में क्रांति होती है। जो ये असमानता का चक्र चलता है, उस असमानता के कारण पादरी वर्ग भी तीसरे वर्ग पर कर लगाता है, टैक्स लगाता है, जिसको बोलते हैं धार्मिक कर। पादरी है तो पादरी भी टाइट हैं, वो कट्टरवाद होते हैं। उनकी कर व्यवस्था, उनके कर का नाम टाइद था। राज्य सरकार भी दूसरा कर लगाती है, प्रत्यक्ष कर, जिसको बोलते हैं टाइल कर। और इस कारण से सामाजिक दशा गिरती जाती है और फ्रांस में क्रांति हो जाती है। तो ये सामाजिक दशाओं के बारे में आप जो यहाँ भी लिखा है, फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। मेडलिन के अनुसार 1789 की क्रांति का विद्रोह तानाशाही से अधिक समानता के प्रति। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में समाज में अत्यधिक असमानता व्याप्त थी। समाज 2 वर्गों में विभाजित था। विशेषाधिकार वाले वर्ग, जिसमें कुलीन लोग और पादरी वर्ग थे, और दूसरे वर्ग में तीसरे स्टेटस के, जिसमें श्रमिक, वकील, शिक्षक, कृषक ये सब थे। तो ये जो सामाजिक असमानता थी, ये फ्रांस में क्रांति का एक कारण बनी थी। फ्रांस में सामाजिक असमानता चरम पर थी। तो चलिए
ये अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की राजनीतिक दशा का वर्णन करें। अब फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की राजनीतिक दशा और दिशा दोनों गड़बड़ थी। वहाँ का शासक लुई 16वां जब गद्दी पर बैठता है 20 साल का था। अब वहाँ पे उनका खजाना खाली रहता है। उधर अमेरिका में 13 कॉलोनियों पर ब्रिटेन का कब्जा रहता है। ब्रिटेन उस पर शासन करता है। अमेरिका फ्रांस से पैसों की मांग करता है। वो 20 साल का छोकरा लुई 16वां समझ नहीं पाता कि ये हमारे साथ राजनीति हो रही है। वो दूसरे देशों से, क्योंकि उसका खजाना खाली था, दूसरे देशों से 2 अरब से अधिक लिब्रे का कर्ज लेता है। लिब्रे वहाँ की मुद्रा थी। कर्ज लेकर वो अमेरिका को देता है, अमेरिका की मदद करता है। पर अमेरिका के मन में तो खोट था, वो राजनीति कर रहा था। वहाँ पर ब्रिटेन हार जाता है, अमेरिका की जीत हो जाती है। फिर फ्रांस कर्जे में डूब जाता है, क्योंकि अमेरिका कह देता है हम तुम्हारे पैसे की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, हम तुम्हारा पैसा नहीं दे पाएंगे। अब उनको पैसा चाहिए क्योंकि खर्चा पूरा करना है, तो वो किसानों के ऊपर, श्रमिकों के ऊपर, यानी कि तीसरे स्टेट्स पर कर लगाने के लिए पूरा विचार बना लेते हैं। और उससे जहाँ एक तरफ से तो तीसरे स्टेट्स वाले परेशान थे, वहाँ दूसरी तरफ राजा आदेश करता है कि और कर व्यवस्था इनके ऊपर लगाई जाए। यहाँ पर भी इनके साथ राजनीति होती है। जो इनके मंत्री या जो उनके अंडर में काम करते हैं या जो एक दूसरे के नीचे काम करते हैं, वो वहाँ पे जो कर वसूलते हैं थोड़ा वो रख लेते हैं, उसका कुछ भाग दूसरा उसके ऊपर वाला रख लेता है, कुछ भाग दूसरे उसके ऊपर वाला रख लेता है। इस तरह से करके राजनीति होती रहती है। उनके पास 10% भी नहीं पहुंच पाता है और वहाँ की राजनीतिक हालात खराब होते हैं। वहाँ के जो प्रथम स्टेट्स या दूसरे स्टेट्स हैं, उनके खर्चे नहीं पूरा होते, वो राजा के ऊपर दबाव डालते रहते हैं और राजा वहाँ पर विफल होता नजर आता है। वहाँ पे वो फ्रांस का शासन चलाने में असफल रहता है। वहाँ वो फ्रांस के बारे में जो आपको लिखा गया है उसको भी ध्यान दे दें। फ्रांस पर 2 अरब से अधिक लिब्रे का कर्ज था। जो कर्जा दिए थे फ्रांस को, अब वो कर्जदार 10% ब्याज अपने पैसे पे मांग रहे हैं, साथ में उनका पैसा तो वापस ही करना है, तो वो अपने 10% उनको ब्याज देना है, साथ में 2 अरब लिब्रे भी देना है। अब वो अपने नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए, जैसे एक सेना, अदालत, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने की लागत को पूरा करने के लिए राज करों में वृद्धि करते हैं, वहाँ भी असफल होते हैं, जिससे लोग नाराज होते हैं और जो अंततः फ्रांस में एक संकट बनता है। फ्रांस में एक क्रांति होती है। फ्रांस की राजनीतिक अनुभवहीनता का परिचय यहाँ पर लुई 16वां देता है और आगे चल के लुई 16वां का पतन हो जाता है। तो इस तरह आप लिखेंगे। यहाँ जो लिखा गया है वो तो आप लिखेंगे ही, पर जो व्याख्या करें वो व्याख्या को भी अच्छी तरह से सुन लें, समझ लें और कम से कम 2 पेज में, इससे कम में काम नहीं चलने वाला है।
और अपना दिमाग लगा के अपनी भाषा में लिखना है आपको। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात वह कौन सा वर्ग था जिसकी सख्त उन्मूलन कर दिया गया, जिसकी सख्त को उन्मूलन कर दिया गया। तो आपको इसके पहले भी बताया हूँ, फ्रांसीसी क्रांति के बाद पादरियों की शक्तियों को छीन लिया गया, कुलीन वर्गों की शक्तियों को छीन लिया गया। जो पादरी कर लगाते थे अब उनके ऊपर भी कर लगना चालू हो गया। पादरी जो उनका टैक्स था टाइद वो बंद हो गया, जो उनकी फिजूल खर्ची थी वो बंद कर दिया गया। क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया। वहाँ पे एक सुशासन स्थापित हुआ, राजा और रानी को मौत के घाट उतार दिया गया। वहाँ के पादरियों को कोई छूट नहीं दी गई। आम जनता में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का विकास किया गया। और इसी क्रांति के फलस्वरूप अन्य देशों के जो विशेषाधिकार प्राप्त लोग थे उनकी भी शक्तियों को कम कर दिया गया, जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका और इटली, जर्मनी। यहाँ के राजाओं, पादरियों, कुलीन वर्गों की शक्तियों को घटा दिया गया, उनके आय के स्रोत को कम कर दिया गया, उनको समाज में एक सामान्य नागरिक की हैसियत से रख दिया गया। तो इस तरह क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटाया गया। बता दिया हूँ, गणतंत्र की स्थापना हुई, खूनी संघर्षों का दौर चला। वहाँ वास्तिल का पतन होता है 14 जुलाई 1789 को। नेपोलियन की तानाशाही जो स्थापित थी वो समाप्त हुई। नेपोलियन का जो तानाशाह का केंद्र था, अत्याचार का केंद्र था, वास्तिल का पतन हो गया। इस क्रांति से फ्रांस में कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और श्रमिक या किसान वर्ग में समानता की भावना का विकास हुआ। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग या विशेषाधिकार वर्ग की शक्तियों का उन्मूलन कर दिया गया। तो चलिए भाई, प्रश्न नंबर 4 के बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? जैसा कि एक दूसरे से जुड़े हुए प्रश्न हैं, फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण जनरल स्टेटस या स्टेटस जनरल का बैठक को बुलाना था। ये बैठक क्यों बुलाई गई? इसमें तीनों सदनों की बैठक को बुलाना जाना था। क्यों बुलाई गई? क्योंकि फ्रांस की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। फ्रांस में ना तो पादरी वर्ग कर देता था और कुलीन वर्ग तो कर खुद ही लगाता था। कर देने वाले केवल तृतीय स्टेटस के थे, श्रमिक, किसान, वकील, अध्यापक, ऐसे लोग, जो शिक्षक, जो ऐसे लोग थे ये कर देते थे। तो कर कुलीन वर्ग और फारसी पादरी वर्ग पे लगेगा नहीं, तीसरे वर्ग पे लगेगा। तो स्टेटस जनरल की बैठक बुलाने की मांग की गई। 1789 में तीनों सदनों की बैठक होती है। तीनों सदनों की बैठक में प्रथम स्टेटस, दूसरे स्टेटस में 300 सदस्य होते हैं, तीसरे स्टेटस में 600 सदस्य होते हैं। यहाँ पर इस बैठक में तीसरे स्टेटस का नेतृत्व मिराबो करता है। जब उसकी बात नहीं मानी जाती है तो टेनिस कोर्ट के मैदान में जाता है। वहाँ पे अफवाह होती है कि स्टेटस जनरल के माध्यम से लुई 16वां
बाहर से कुछ अराजक तत्वों को बुला रहा है जिससे फ्रांस में कत्लेआम किया जाएगा। इससे भयभीत होकर टेनिस कोर्ट के मैदान में साहस जुटाकर कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं कि हम राजा के हाथों तो वैसे ही मारे जाएंगे, तो हम क्रांति करेंगे, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और फिर वहाँ से निकल के सीधा 14 जुलाई को वास्तिल जेल पर पहुँच जाते हैं। वास्तिल का पतन कर देते हैं। 7 कैदियों का, उसमें 7 कैदी बंद रहते हैं जो राजा के आदेश के खिलाफ काम करते थे। उन 7 कैदियों को छुड़ा लिया जाता है और क्रांति की गूंज सुनाई पड़ती है। क्रांति चालू हो जाती है, खूनी संघर्षों का दौर चालू हो जाता है। फ्रांस में राजा के खिलाफ जनता भड़क उठती है। अंततः इस कारण से राजा को फांसी, गिलोटीन पर फांसी की सजा दी जाती है, गिलोटीन पर चढ़ा जाता है। तो इस कारण, ये तात्कालिक कारण थे जिसके कारण फ्रांस में क्रांति होती है। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये तो आप मानेंगे ही, लिखेंगे ही, और व्याख्या आप सुनेंगे और उस व्याख्या के द्वारा भी और उसको उत्तर को बढ़ा देना है। ये और उसी में आगे जोड़ लीजिए, ये आपको मैं बता भी चुका हूँ। और इनके वर्चस्व का प्रतीक माना जाता है। लेकिन 1789 में फ्रांस में राष्ट्रीय महासभा को मान्यता मिलने के बाद होने वाले अधिवेशन पर पूरी फ्रांस की निगाहें टिकी थी। इसी बीच में अफवाह फैल गई कि फ्रांस का राजा विदेशी सहायता से क्रांतिकारियों को कुचलने वाला है। अभी बताया, अराजक तत्वों को बुलाया, इससे जनता और भड़क उठती है। ठीक उसी समय 11 जुलाई को सम्राट ने वित्त मंत्री को बर्खास्त कर दिया। इससे जनता में और विश्वास हो गया, जनता को और विश्वास हो गया कि हमारे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। और अफवाह फैली, उसको और में बल मिला, जनता आशंकित हुई और पेरिस की जनता भड़क उठी, सड़कों पर आ गई, आंदोलन करने पे उतर आई, तोड़ फोड़ करने लगी और जाकर वास्तिल का पतन कर देती है। तो ये तात्कालिक कारण थे। इसको अपनी भाषा में, किताब से नहीं, आप स्क्रीन पे भी कुछ शब्द दे दिए हैं और उसकी व्याख्या भी कर रहा हूँ। चलिए, प्रश्न नंबर जो 6 है, इसमें 5 पढ़ा है, उसको प्रश्न नंबर बढ़ा देना या ऐसा लिख लेना। आपको लिखना है, पढ़ना है, याद करना है। अब अगला प्रश्न है, वास्तिल का पतन क्या है? तो एक बात ये समझ लें कि वास्तिल राजा लुई 16वां के अत्याचार का केंद्र था, फ्रांस की जेल थी। लुई 16वां के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति या नागरिक, तीसरे स्टेटस का कोई भी नागरिक आवाज़ उठाता था तो वो वहाँ पे उसको प्रताड़ित करता था, उस जेल में बंद कर देता था। इस निरंकुश स्थान को वहाँ का राजा अपना पवित्र घर मानता था, पवित्र स्थान मानता था। ये वास्तिल का पतन, जो फ्रांस के क्रांति में पहली घटना के रूप में जानी जाती है, और इस घटना का बहुत ही महत्व है क्योंकि 7 कैदियों को छुड़ा लिया जाता है। आज भी फ्रांस में 14 जुलाई को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं क्योंकि 14 जुलाई 1789 के ही दिन फ्रांस की क्रांति प्रारंभ होती है। वास्तिल का पतन के साथ, वास्तिल का पतन होता है और क्रांति प्रारंभ हो जाती है। और वास्तिल जो राजा लुई 16वां के निरंकुश शासन का धर्म स्थान था, उसका पतन हो जाता है। राजा को भागना पड़ता है। वहाँ फ्रांस की जनता राजा को खदेड़ देती है। 1793 में उसको फांसी दे दिया जाता है। तो किताबों में मिलता है फांसी दे दिया जाता है, पर वो गिलोटीन पर उसका सर रखकर काट दिया जाता है। वास्तिल की पतन के बाद वहाँ पे निरंकुश
शासन जो था वो समाप्त होता है। राजा को मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। गणतंत्र की स्थापना होती है और राजा के उस पवित्र स्थान या निरंकुश स्थान या उस जेल का पतन हो जाता है और फ्रांस में क्रांति हो जाती है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। अब जो भी आप लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, नंबरिंग गलत हो गया है। प्रश्न नंबर 6 ये 7 है। टेनिस कोर्ट की शपथ का क्या अभिप्राय है? अभी मैंने ऊपर के प्रश्न में बताया कि तीनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। उस बैठक में तीसरा वर्ग समानता की बात करता है, पर पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग जो सदस्य की संख्या में बहुत कम थे, 300, तीसरा स्टेटस में सदस्य संख्या 100 थी, उनका समानता की मांग कर रहे थे। वहाँ पे राजा अगर समानता की बात मान लेता है तो कोई भी धार्मिक या कुलीन वर्ग का कोई भी व्यक्ति तीसरे स्टेटस में मिल सकता था और इनका बहुमत हो जाता है। हुआ भी वही। उनकी बात ना मानने के बाद भी तीसरे स्टेटस में पादरी वर्ग से मिराबो, कुलीन वर्ग से आवेसी, ये दोनों तीसरे स्टेटस में मिल जाते हैं। तीसरे स्टेटस का नेतृत्व मिराबो करता है और वहाँ उस बैठक से उठने के बाद वहाँ से पहुँचता है टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट यहाँ पे कट गया है, ये है टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ होती है। इस टेनिस कोर्ट की शपथ को फ्रांसीसी में सेरीमेंट ड्यू फ्यूम के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर तीसरे स्टेट्स के नागरिकों के अधिकारों की मांग की गई, राजशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई गई, उनके खिलाफ क्रांति के लिए शपथ ली जाती है और टेनिस कोर्ट की शपथ लेने के बाद मिराबो के नेतृत्व में फ्रांस की जनता बास्तिल जेल पर पहुंच जाती है। तो टेनिस कोर्ट की शपथ के बारे में ये स्क्रीन पर भी है और टेनिस कोर्ट की शपथ कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पर ली गई, ये आपको बताया। पर लिखने को आप 1.5-2 पेज से कम नहीं लिखेंगे। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये वैसे तो प्रश्न नंबर 8 है, इसमें 7 पड़ा है, बीच में एक मिस्टेक हुई थी। चुड़ैलों का धावा क्या है? तो आप ये समझ लें चुड़ैलों का धावा क्या है। फ्रांस में जो क्रांति होती है, क्या वहाँ के नागरिकों ने ही एक क्रांति की? वहाँ की औरतें चुपचाप रोटी ही बनाती रहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रांस में नागरिकों के साथ औरतें कंधे से कंधा मिलाकर क्रांति में भाग लेती हैं। जब बास्तिल का पतन हो रहा था तो फ्रांस की औरतें इकट्ठा होकर राजमहल में पहुंच जाती हैं। वहाँ की रानी, उनके नौकरानी, उनके जो विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे राजमहल में, उनको बाहर खींचती हैं और उसके आन में लूटने के लिए बोलती हैं। जो है राजमहल में सब लूट लिया जाए। उनकी मांग थी उनको भी राजनीतिक अधिकार दिया जाए, मत का अधिकार दिया जाए, असेंबली में नागरिकों, मर्दों के अलावा, व्यक्तियों के अलावा औरतों को भी चुना जाए, उनके लिए भी कार्यालय खोले जाएं, सभी लड़कों की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए, उनकी शादी में उनकी इच्छा के बगैर शादी ना की जाए, उनके पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी विवाह ना करें। इन्हीं सब मांगों को लेकर राजमहल पर फ्रांस की औरतों ने धावा बोल दिया। फ्रांस के इतिहास में यही चुड़ैलों का धावा है। फ्रांस की राजमहलों ने कहा, राजमहल में उन रानियों ने, वहाँ के लोगों ने कहा
ये चुड़ैलों का धावा कहाँ आ रहा है? यही फ्रांस की क्रांति में चुड़ैलों का धावा मशहूर है, इसी को बोलते हैं चुड़ैलों का धावा। इसमें जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ, जो आपके स्क्रीन पर है, और कुछ अपने दिमाग से मतलब बढ़ा चढ़ा के तुम्हें लिखना ही है, कम से कम 2 पेज, इससे कम नहीं लिखना है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। फ्रांस, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएगा भाई। प्रश्न नंबर 8 है, इसको चाहे आप 1 डाल लें, चाहे प्रश्न नंबर 9 डाल लें, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आएगा। तो प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका थी? फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका थी? तो आपके स्क्रीन पर जो है, इसको तो आप लिखेंगे, नोट करेंगे, पढ़ेंगे। साथ में फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की बहुत ही भूमिका थी, बहुत भूमिका थी। वहाँ के दार्शनिक वहाँ की जनता के पक्ष में आवाज़ उठा रहे थे, जिसमें पहला नाम आप मॉन्टेस्क्यू को ले सकते थे। ये कुलीन परिवार में जन्मा, कुलीन परिवार मतलब राजा के परिवार में, राजघराने में जन्मा, पर ये पादरियों का, धर्म का बहुत ही मानता था, धार्मिक व्यक्ति था। पर वहाँ जब देखा कि यहाँ पर अत्याचार हो रहा, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग मिलकर तीसरे वर्ग का शोषण कर रहे हैं, तब उसने अपनी एक पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में लिखा कि शासन को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाए अलग अलग, और हर विभाग अपना अपना स्वतंत्र रूप से शासन करें। इस प्रकार वो कुलीन वर्ग का होते हुए राजसत्ता का विरोध, राजसत्ता में विश्वास करता था, पर जब वहाँ के हालात देखे तो राजसत्ता का कट्टर विरोधी हो गया। जो कट्टर समर्थक था, कट्टर विरोधी हो गया। वहाँ जनता की भावनाओं को उठाने की कोशिश करा, जनता की भावनाओं को भड़काने की कोशिश किया, पादरियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, कुलीन वर्गों के खिलाफ आवाज़ उठाई, और वो फ्रांस की शासन प्रणाली या फ्रांस के शासन व्यवस्था को दोषपूर्ण माना। फ्रांस में अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ के नागरिकों का शोषण हो रहा है, वहाँ शासन सत्ता जब सब मिलकर मिली भगत करके सब ऐशो आराम विलासतापूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज के माध्यम से फ्रांस की जनता में एक उद्गार किया, एक क्रांति के लिए चिंगारी भरी, क्रांति के लिए उत्साहित किया, और फ्रांस में क्रांति हो जाती है। ये एक मॉन्टेस्क्यू हो गया। चलो देखते हैं दूसरा कौन व्याख्या था भाई? दार्शनिक वाल्टेयर अपने समय का महान लेखक, नाटककार एवं व्यंग्यकार था। उसका जन्म मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ और व्यंग्य शैली के लिए मशहूर था। उसकी आर्थिक, सामाजिक, भ्रष्टाचार एवं बाह्य आडंबरों पर उसने अनेक लेख लिखे। उसने तत्कालीन परिस्थितियों के लिए ऐसा कुशल चित्रण किया, फ्रांस की सरकार से चिंतित होकर उसने फ्रांस की जनता में विद्रोह करने की भावना भर दी। उसने पादरी वर्ग या चर्च को बदनाम वस्तु से तुलना करती। बदनाम वस्तु क्या होती है मानव जीवन में? यानी चर्च की तुलना एक वेश्या से कर दी, एक बदनाम वस्तु से कर दी। और जनता में, तीसरे वर्ग में, किसान, श्रमिक, डॉक्टर, शिक्षक वर्ग में ये संदेश देने का प्रयास किया कि आप लोग यहाँ की शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकें। यहाँ की शासन व्यवस्था आपके
आपके परिवार के, आपके समाज के खिलाफ है। आपकी मेहनत के ऊपर अपना अय्याशीपूर्ण जीवन बिता रहे हैं, आपकी कर व्यवस्था से अपना ऐशो आराम कर रहे हैं और आपके सामाजिक आर्थिक दशाओं की तरफ उनको कोई ध्यान नहीं जाता। वो केवल और केवल अपने सुख चैन की बात करते हैं। तो ये वहाँ फ्रांस की जनता में वॉल्टेयर ने ये उद्गार किया, ये भावना उनके अंदर प्रेरित की, भावना भरने की कोशिश की। अवंततोगत्ता फ्रांस की जनता क्रांत कर देती है, फ्रांस में क्रांति हो जाती है। तो वॉल्टेयर का ये प्रभाव पड़ा फ्रांस की क्रांति करवाने में। चलिए अगला देखते हैं। और ये जो लिखा है ये तो आप लिखेंगे ही, जो व्याख्या कर रहा हूँ वो व्याख्या लिखेंगे अपना दिमाग लगा के। ये कम से कम 4 पेज में रहेगा, इससे कम नहीं। लघु उत्तर ये 2 पेज में, दीर्घ उत्तर ये 4 पेज में। अब ये दीर्घ उत्तर ये भी चल रहा है और अपना भी दिमाग लगा के तब लिखेंगे। अब तीसरा जो था वो रूसो था। रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड जिनेवा में हुआ था, एक घड़ी साज के परिवार में हुआ था। और इस रूसो एक ऐसा विचारक था जिसने फ्रांस की क्रांति के अनुकूल वातावरण, फ्रांस में क्रांति हो ऐसे वातावरण भर दिया। इसने कहा व्यक्ति स्वतंत्र जन्मा है पर हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इससे क्या बात निकल के आती है कि जनता को भड़का रहा है क्रांति करने के लिए, जनता को भड़का रहा है अपने अधिकार मांगने के लिए। जनता अपने अधिकार राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार मांगे। जनता में भावना भर रहा है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जन्मे हुए हैं, पर कुछ व्यक्तियों को, आम जनता को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। आगे लिखता है अगर तुम्हें जीना है तो इन जंजीरों को तोड़ना होगा। देखा भाई, ये मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर से भी आगे बोल रहा है, बोल रहा तुम्हें जीना है तो इन जंजीरों को तोड़ना होगा। इस सब इसके रूसों के दर्शन का ये सब प्रभाव फ्रांस की जनता पर पड़ रहा था। वहाँ का व्यक्तिगत जीवन दूषित, कलंकित था। वो रूसों की विचारों को समझ रहे थे, जान रहे थे, मान रहे थे। सच्चे अर्थ में तो रूसो ही युग प्रवर्तक था। सच्चे अर्थ में फ्रांस की क्रांति का असली दार्शनिक रूसो ही था। वो मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर से भी आगे था। तो इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो, इन दार्शनिकों के प्रभाव के कारण 14 जुलाई 1789 में वास्तिल के पतन के साथ फ्रांस में ऐसी क्रांति होती है जहाँ पे गणतंत्र स्थापित होता है। लुई 16वां और मेरी एंटोनियट को गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता है और जनता के अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अधिकार बहाल हो जाते हैं। इन 3 स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना का विकास होता है और फ्रांस एक नए युग में प्रवेश करता है। और इस फ्रांस की क्रांति का यूरोप के अन्य देशों में भी प्रभाव पड़ता है, अन्य देशों में भी क्रांतियाँ होती हैं। तो क्रांति सबसे पहले फ्रांस में हुई इन तीनों दार्शनिकों के प्रभाव के कारण। तो चलिए भाई, कम से कम ये 4 पेज में रहेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये भी दीर्घ उत्तरीय है। नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका पर विचार कीजिए और उसका पतन क्यों और कैसे हुआ।
अब नेपोलियन बोनापार्ट ये एक महान सेनापति था फ्रांस में। जब क्रांति हो रही थी तो एक सिपाही के तौर पर वहाँ पे उपस्थित था, वहाँ के हालात को भाप रहा था। वहाँ पर ना तो एक कुलीन वर्ग से था, ना पादरी वर्ग से था, एक सिपाही के तौर पे था। उस वक्त चुपचाप वहाँ के हालात को देखता रहा। नेपोलियन की फ्रांस की क्रांति में अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन था इसका। फ्रांस की क्रांति के बाद लुई 16वां और मैरी एंटोनेट को जब गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता है, तब नेपोलियन बोनापार्ट अपना विस्तार, अपने अधिकार को बढ़ाने की कोशिश करता है। नेपोलियन बोनापार्ट रूस पर, इटली पर, जर्मनी पर, अमेरिका पर, मतलब ऐसे जो यूरोप के देश थे, छोटी छोटी बातों को लेकर आक्रमण करता था और उस पर वो कब्जा कर लेता था। फ्रांस में वो तानाशाही राजतंत्र को फिर लागू कर दिया, दास प्रथा को फिर लागू कर दिया। फिलहाल ऐसा नहीं है कि उसने कुछ काम नहीं किया। नागरिकों के अधिकारों को बढ़ाया, औरतों के अधिकारों को बढ़ाया, टैक्स को कम किया, कर व्यवस्था में सुधार की, जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान दिया, उनके जीवन कष्टमय ना गुजरे इस पर नेपोलियन ध्यान दिया। पर उसकी जो सबसे गलत नीति थी, राजतंत्र को फिर से बहाल कर दिया, दास प्रथा को फिर से बहाल कर दिया। दास प्रथा का मतलब किसी भी व्यक्ति को खरीद कर उसके अपने अनुसार उससे काम करवाना, अपने अनुसार उसको भोजन देना, अपने अनुसार उसको रहने जीवन जीने के लिए मजबूर कर देना। ये सब एक विधि संहिता, कानून संहिता, नागरिक संहिता बनाता है 1804 में। इसी नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता कहते हैं। अब इसके द्वारा अन्य यूरोप के देशों पर के ऊपर विजय प्राप्त कर, वहाँ से टैक्स वसूल कर, वहाँ से जो धन प्राप्त करता है, उससे फ्रांस को यूरोप के नक्शे पर सबसे ऊपर ला देता है, फ्रांस को यूरोप में सबसे आगे ला देता है। फ्रांस विश्व में विकसित देशों में आ जाता है। इससे अन्य देश घबरा जाते हैं, फिर उसके पतन की ओर चलते हैं। ये जो विश्व के अन्य देशों के ऊपर आक्रमण करता है, उनसे धन वसूलता है, उनको नीचा दिखाता है, फ्रांस को आगे निकालने की कोशिश करता है, ये उसके पतन का कारण बनती है। 1815 में, 1814 में जिन जिन लोगों के ऊपर, जिन जिन देशों के ऊपर ये आक्रमण करता है, वो आपस में मिलते हैं, बात करते हैं। हम अकेले इसका सामना नहीं कर सकते हैं, हम लोग सब मिलकर इसको परास्त करेंगे। और 1815 में वाटरलू नामक स्थान पर इसका सामना होता है। सारे देश एक तरफ, नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन का पिता था भाई, नेपोलियन बोनापार्ट एक तरफ था। नेपोलियन वहाँ पर हार जाता है, नेपोलियन का पतन हो जाता है और उसके आने में सारे देश फिर से अपने को स्वतंत्र रूप से गिनने लगते हैं। नेपोलियन 1815 में हारने के बाद इसको देश निकाला दे दिया जाता है। 1821 में इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके अंदर फ्रांस या यूरोप के सब देश फिर से नागरिक अधिकार बहाल करते हैं। फ्रांस में भी नागरिक अधिकार बहाल हो जाता है। जो राजतंत्र स्थापित हुआ था नेपोलियन में, वो फिर से गणतंत्र बहाल होता है। दास प्रथा का फिर पतन होता है, दास प्रथा का अंत कर दिया जाता है।
तो इस प्रकार आप नेपोलियन के बारे में, ये जो आपकी स्क्रीन पर है इसको तो आप लिखेंगे ही, पर व्याख्या जो किया हूँ ये भी आप अपना दिमाग लगाएंगे, कोशिश करेंगे, उसको लिखने का प्रयास करेंगे। ये स्क्रीन पे जो लिखा है इसके ही भरोसे नहीं रहना कि स्क्रीनशॉट ले लो और उसके आम में इसी को लिख दो। आप ये स्क्रीनशॉट भी लें और उसके अंदर जो मैं व्याख्या किया हूँ वो भी लिखें, ये भी लिखें। कुल मिलाकर कम से कम 4 पेज। अभी मैं 6 वर्षों ये लिखा है, 6 वर्षों के अंत में वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। 15/6/21 में इसकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग बोलते हैं उसको विष देकर मार दिया गया, कुछ लोग बोलते हैं मर गया। जो भी हो उसका पतन हो जाता है। तो इस प्रकार आप स्क्रीन पर जो भी आ रहा है उसको तो आप देखें, उसके बाद में ये आप उसको लिखें। और जो मैं आपको व्याख्या में बोल रहा हूँ वो व्याख्या भी अपना दिमाग लगा कर और उसके बाद में उस पर विचार करें, गौर करें, अपने दिमाग को यूज करें और उसको बढ़ा चढ़ा के लिखें। जैसे यहाँ पर 1812 में कई कारणों के चलते नेपोलियन रूस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, विफल हो गया। ये कारण भी लिखे हैं। 1814 में नेपोलियन पराजित हुआ, एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। तो इसलिए रूस का विद्रोह नेपोलियन के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। अगर 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा कि किस कारण के सर्वाधिक उत्तरदायी कारण नेपोलियन के विनाश के लिए कौन सा है, तो रूस का विद्रोह। तो इस तरह से आपके स्क्रीन पे जो भी है वो आप लिखेंगे और लिखने के बाद जो हम व्याख्या करें हैं उसको भी मिला के साथ में अपना दिमाग लगा के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि आप थोड़ा लिखें, जो आपकी स्क्रीन पर है वो लिखें उसके बाद में छोड़ दें, ये कतई नहीं चलेगा। कम से कम 4 पेज यहाँ से आपकी चालू होती है दीर्घ उत्तरीय। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चल रहे हैं, ये एक ही प्रश्न है, ये इतना लिखेंगे। साथ में हमने जो व्याख्या किया तो आपका 4 पन्ने हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न ये चल रहा है, इस पे जो लिखा गया है और साथ में जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ साथ में आप अपना दिमाग लगाएंगे। तो इस तरह व्याख्या करेंगे, कम से कम 4 पेज में व्याख्या हो जाए। लघु उत्तरीय के जो प्रश्न 8 प्रश्न थे उनका 2 पन्ने में 2 पेज में व्याख्या हो जाए, दीर्घ उत्तरीय का 4 पेज में व्याख्या हो जाए। इस तरह आप व्याख्या करेंगे। तो चलिए 2 सेशन आपके पास पहुंच गया है और आप सेशन पसंद आए तो लाइक कमेंट तो करें ही, साथ में जिनका कांटेक्ट नंबर है उनके पास सेशन को शेयर कर दें और उनसे भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपका SST का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा और साथ में जो आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं उनसे भी बोलें, उनके पास भी कांटेक्ट नंबर है तो भेज दें। उनसे कहें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक SST सामाजिक विज्ञान का पूरा कोर्स इस चैनल पर कंप्लीट करवाया जाएगा और कक्षा 11 और 12 का राजनीति विज्ञान और इतिहास का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आपके जो छोटे बड़े भाई बहन हैं सबके पास सेशन शेयर करें, इस लिंक को शेयर करें और सबसे बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम 6 से लेके 12 तक, 6 से 10 तक SST, 11-12 इतिहास और नागरिक शास्त्र, ये इस पर पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। और साथ में ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका जब पेपर होने वाला होगा तो हम मॉडल पेपर भी इसी चैनल पर डालेंगे, आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे और साथ में मॉडल पेपर भी पेपर के लिए इसी पर डालेंगे। तो चलिए भाई, अब हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।